जरूर लाइक करिएगा। चलिए कह रहा आपसे हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो याद रखिए लोथल की खुदाई जो आपकी संबंधित किससे जुड़ी है, आपकी हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़ी है, ठीक है। और इसकी खुदाई की खोज किसने किया था, ये किए थे ऑप्शन राइट आपका सी एस.आर. राव। एस.आर. राव ने किया था। ये आपका जो लोथल है, लोथल कहाँ पड़ता है, तो याद रखिए लोथल की जो खोज की थी वो आपकी किसने, इन्होंने किया था। कब किया था, तो 1957 में। ये आपका स्थित कहाँ पर है, तो अहमदाबाद जिले के आदत कह सकते हैं कि सरगाला ग्राम के लगभग पास में, याद रखिए भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। चलिए पॉइंट पहला आपसे है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बिल्कुल राइट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका मिल गया है तो आपको 100% वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही हो। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया है, बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार देखा जाए तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या कह सकते हैं द डेड ऑफ माउंटेन, ठीक है। यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माउंटेन ऑफ द डेड, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पॉइंट ये पूछ लेता है कि इसकी खोज किसने किया था, तो याद रखिए इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का जो अवशेष मिला है कहाँ से मिला है, याद रखिए ये जो मिला है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपकी सुरकोटदा से, ठीक है। कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से मिला है घोड़े की अस्थियों के जो आपके अवशेष हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए उपवेद आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी दिया है योग वेद। योग वेद आपका उपवेद नहीं है। मुख्यतः देखा जाए तो 4 आपके उपवेद होते हैं, कौन से आपका आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और आपके स्थापत्य वेद, ये आपके होते हैं, ठीक है। और एक होता है शास्त्र वेद होता है जिसे हम लोग धनुर्वेद के अंतर्गत ले आते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका योग वेद आपका नहीं होता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पंचगव्य में आपको जो सम्मिलित नहीं किया जाता है किसको नहीं किया जाता है, यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुलसी को। याद रखिए कि जो आपका पंचगव्य होता है उसमें तुलसी को कह सकते हैं उसके अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। देखो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इस चीज़ को सामूहिक रूप से पंचगव्य बोलते हैं। इसमें से आप कह सकते हैं तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यतः क्या होते हैं, गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मूत्र हो गया, गोबर, इनको बोलते हैं 5 योग के सामूहिक बोलते हैं पंचगव्य। समझ में आया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। महाजनी प्रथा, तो महाजनी प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वो आपके हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। और इसमें कह सकते हैं सूरखोद को कुशीदिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो के ब्राह्मण के मूल पाठ अर्थात ये जो आपके पढ़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पाठ पढ़ते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद बोलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण और आपके तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं, जो ये कहलाते हैं उनको बोलते हैं ब्राह्मण। याद रखिए जो वेदों के गद्य प्रकरण होते हैं उनको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। बताइए भाई, प्राचीनतम वेद है, बिल्कुल सिंपल और हमेशा हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राचीनतम वेद आपका कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। अन्य आपके 3 वेद कौन होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद होते हैं। समझ में आया ना। और ऋग्वेद में जो होता है, ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए ये मंत्र भी आपके प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है।
और इसका जो आरंभिक स्रोत मिलता है वो आपके सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो महाभारत में जो आपकी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी वो कितने दिन तक आपकी थी, जवाब दीजिए यहाँ पर। राइट आंसर आपके भी हो जाएगा 18 दिन। याद रखिए कि आपके कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु जो साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, यह युद्ध आपका 18 दिन तक चला था। ठीक है, कितने दिन, 18 दिन। ऑप्शन राइट आपका बी हो। यहाँ पर आपको दिया है बौद्ध से संबंधित क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। याद रखिए निरंजना नदी के तट पर आपका जो बौद्ध पवित्र स्थल है ये आपका कौन सा स्थल है। राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बोध गया। याद रखिए प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तभी से कह सकते हैं यह स्थान आपके बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और इसे 2002 में यूनेस्को ने इस शहर को विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया है। कब, 2002 में इसको विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो भाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, जो कि अभी हमने बताया। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा। अर्थात गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो इनको किस नाम से जानते थे, तब के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य विज्ञान का प्रचार किया था। ये आपको कह सकते हैं कौन सा आपके स्मारक है। 4 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपका है महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह को कह सकते हैं इसके प्रचार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, इनको जो आपका प्राप्त हुआ था इनको आपकी कुशीनगर में। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, जिसे कुशीनारा के नाम से भी जानते थे, 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। लगभग क्वेश्चन आपका वही है। 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सारनाथ में। और पहले उपदेश को बोलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, किस भाषा में, तो आपके पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा आपके उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो आपकी श्रावस्ती में। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तो आपकी पाली भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ गया सभी क्वेश्चन। चलिए, अगर आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र, अर्थात उसी को बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन का जो उपदेश दिया था आपके कहाँ पर दिया था। 9 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए कनिष्क 2018 में देखो ये क्वेश्चन आपका आया है। हम क्वेश्चन जो भी आपको लेके आए हैं पूछे हुए क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल में है। अगला है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कह सकते हैं 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है। तो आपके त्रिपिटक होते हैं बौद्धों में 3 मतलब त्रिपिटक बोलते हैं। इनमें से आपका देखिए आबदम त्रिपिटक होता है और कह सकते हैं शुद्ध पिटक भी होता है, विनय पिटक, लेकिन उस उपशाखा पिटक नहीं होता। ऑप्शन आपका सी, ये आप कह सकते हैं बौद्धों में त्रिपिटक नहीं है। और इसके पहले हमने इतिहास का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको भी आप आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं मास्टर वीडियो है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन वहाँ पर कह सकते हैं कि एसएससी लिखा है तो इसका मतलब एसएससी में ऐसा नहीं कि आपके इतिहास के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। आप देखिएगा कंटेंट बहुत बेहतरीन है। अगर मास्टर वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार मतलब कह सकते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा है नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नागार्जुन क्या थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो याद रखिए विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है इसे। तो आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? वाराणसी। बी नंबर आपका हो जाएगा वाराणसी। कहते हैं कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी जो आपकी है वो आपकी 5000 वर्ष पुराना शहर है और यह विश्व में प्राचीनतम शहर है और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, वाराणसी काशी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अब जैन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये थे आपकी ऋषभ। याद रखिए जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक को जो थे या प्रथम तीर्थकर उन्हें वही थे आपकी ऋषभ देव। और ऋषभ देव को हम लोग आदिनाथ भी माना जाता है, मतलब ऋषभ देव यह कह सकते हैं आदिनाथ। और याद करिए 23वां वाला वो पूछा जाता है, 23वें आपके जो थे वो आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें नंबर के जो थे आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है ना, और ऑप्शन में आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पहले आपके हैं ऋषभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जैन धर्म में 3 रत्न, जैन धर्म में देखिए 3 रत्न दिए हैं, उनमें से निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो क्या है? तो जैन धर्म में 3 वर्ड बोले गए हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है, ये 3 आपके होते हैं तो इसी को बोला जाता है, कह सकते हैं कि निर्वाण इसी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है। तो कैवल्य मतलब क्या होता है भाई? कैवल्य का मतलब ये होता है कि जिसको अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, विजय प्राप्त कर ले, तो आंसर आपका इसका ये हो जाएगा। या कह सकते हैं कि उसको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार से आंसर राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि मौर्य काल से है कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी संस्कृत भाषा में। याद रखिए विशाख दत्त द्वारा रचित आपकी मुद्रा राक्षस जो आपकी है एक संस्कृत भाषा का एक नाटक है। ठीक है, नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5वीं शताब्दी के लगभग मध्य में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख है? तो याद रखिए कलिंग पर विजय प्राप्त किया था आपके अशोक ने, इसके लिए एक कह सकते हैं वहाँ पर आपका एक शिलालेख था। वो आपका शिलालेख कौन था? यह आपका है 13वां। कौन सा है? 13वां शिलालेख के माध्यम से अशोक के विजय का परचम पता चलता है। कहाँ पर? कलिंग युद्ध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी राजधानी थी? ये थी आपकी ऑप्शन राइट आपका डी नंबर तोसली थी। ठीक है, कौन थी? तोसली राजधानी थी उस समय जो आपकी कलिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? अर्थात अशोक के साम्राज्य में ये सम्मिलित नहीं था। कौन सा नहीं सम्मिलित था? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका कामरूप। याद रखिए कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। ये कामरूप आपका इसमें से शामिल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है 5वां नंबर आपसे कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके देख लेते हैं साहबजागढ़ी में। ठीक है, शहबाजगढ़ी में कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो कह सकते हैं कि अशोक के 14 वृहद शिलालेख हैं जो कि विभिन्न राज्यज्ञ या शासन देश में हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई। ये जो आपका है खरोष्टी लिपि में, ये बताने का प्रयास कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। तो अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो आपका कौन सा है? ये आपका 13वां है। याद रखिए 13वां वाला जो अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कलिंग वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम जो आपका प्रतिमान है वो आपका है कौन? स्तंभ है। अर्थात उस समय जो आपके थे तो आपके स्तंभ ही बनाते थे, जैसे पता चलता था नहीं कि ये राजा आपका बहुत ही महान था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। मतलब कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो आपका है वो आपका स्तंभ था, ये आपका कहाँ से? देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सारनाथ। मतलब कि देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सम्राट कह सकते हैं कि सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे की सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में भी रखा गया है, जवाब कर 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, मरणोत्तर काल से क्वेश्चन आया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिए कुषाण लोग जो थे वो आपके कहाँ से थे? ये आपके मध्य एशिया से थे। ठीक है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आपके कहाँ से थे? मध्य एशिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क के समय जो आपका विद्वान रहता था वो आपका चरक था। ऑप्शन राइट आपका सी, चरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया जो कि काफ़ी तरीके से क्वेश्चन आपका है कि दी गई जानकारी राजवंश की पहचान, अर्थात ये कौन सा राजवंश है जो आपका ये वर्ड है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी और उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र अयोध्या विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा मेड्रोटियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस दौरान लिखे गए थे। अर्थात ये कौन सा वंश है जो आपकी ये पूरी प्रक्रिया हुई है? याद रखिए ये प्रक्रिया आपकी है शुंग वंश। कौन सा है? शुंग वंश। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो खगोलविद आपके वराहमिहिर और आपके कालिदास जो थे रहते थे वो किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे आपके विक्रमादित्य। ठीक है, खगोलविद जो आपके थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आपके शामिल थे। ठीक है, याद रखिए गुप्त साम्राज्य जो आपके गुप्त सम्राट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय को ही वो क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसे विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया? सर्वप्रथम आपको विक्रमादित्य बोला गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम किताब जो लिखा है वो किसने लिखा है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपके कालिदास। अर्थात कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है और ये संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि आपके और नाटककार कालिदास ही थे उस समय। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कालिदास के और भी नाटक होते हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ठीक है, ऋतुसंहार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपकी कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? तो ये राजा था आपके कहाँ का? 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपके थानेश्वर का। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व कहाँ का? थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर हर्ष ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? 5 इंडीज मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जो बी नंबर आपका है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इनमें कह सकते हैं इन्होंने नियंत्रण में अपने लिया था। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही एमपी क्वेश्चन आपका है विरूपाक्ष मंदिर। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विरूपाक्ष मंदिर की में। तो विरूपाक्ष मंदिर जो आपका स्थित है कहाँ पर? ये आपके हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो आपके यहीं पर मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? ये चोल झील है जिसकी 16 मील लंबी है और इसकी सिंचाई का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपकी पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो हम आपको प्रश्न पढ़ा रहे हैं तो पीसीएस एग्जाम में एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा और यूपीडब्ल्यूएससी तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर तमिल साहित्य। तमिल साहित्य। ठीक है, तो आप लोग विश्वास रखिए, विश्वास होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था?
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाले भूमि को, देखो जो जैन सभा होती थी उसमें से दान दिया करते थे, ठीक है, वो भूमि, और वो भूमि को बोलते क्या है, इस भूमि को बोलते थे पल्लीच्छदानम, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि पल्लीच्छदानम, ये आपको बोलते थे जो जैन सभाओं को दान में करते थे, ठीक है। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो इसका जवाब सभी बच्चों का यहाँ पर सही आ रहा है, वन का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, कब किया था भाई, 712 में सिंध के शासक थे दाहिर को पराजित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो मुस्लिम आक्रमण था, और इस आक्रमण का जो वर्णन किया गया है वो चचनामा पुस्तक में किया गया है, किसमें, चचनामा पुस्तक। और चचनामा पुस्तक लिखी किसमें है, तो लिखी गई आपकी फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, अर्थात इतने क्वेश्चन आपके बन सकते थे, समझ में आ गया, बड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। टू का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, सही है ना, बी नंबर आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित, छतरपुर जिला पड़ता है, तो छतरपुर जिले में ही आपका खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे आपके ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए, थोड़ा स्पीड में रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। देखो यहाँ पर जयचंद की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर आपका दिया है 4 ऑप्शन, तराइन का, ठीक है, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और यहाँ पर आपका दिया है कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट जवाब दीजिए भाई, राइट जवाब यहाँ पर राइट जवाब का हो जाएगा कौन सा, देखो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1194 में, ठीक है, 1194 में, लेकिन 1194 हुई थी, लेकिन कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में थी, ठीक है, चंदावर के युद्ध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन दिया 1193 है ना, तो जो आपका अमीन का पेपर आया था, तो अमीन के पेपर में सही किया गया था इस नंबर को, क्योंकि चंदावर लिखा है तो चंदावर के हिसाब से 1993 सही किया गया है, 1193 ये इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया था लगभग आपके दिसंबर जनवरी में लड़ा गया था, है ना, तो इस कारण से इसका जो सटीक जानकारी होती है वो चंदावर से ही आंसर आपका सही किया जाता है, जो कि अमीन 2016 में आपका सही किया गया था आपका ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो आपका डी दे रहा है, लेकिन आपको बता दें जानकारी के उद्देश्य से, तो ये देखो अमीन में आपका ये था, लेकिन जो बुक वालों ने छापा है तो छापने के हिसाब से उन्होंने डी दिया है, लेकिन शुद्ध आपका ये है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का इधर नहीं हुआ था आंसर की में, बिल्कुल राइट आपका आंसर माना गया था चंदावर और 1993, ठीक है, सॉरी आपका 1193, ठीक है, गलती से निकल जा रहा है 1919, क्योंकि लगभग सभी काम 19 में होते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे, जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है पाल साम्राज्य था वह भारत के पूर्वी हिस्से में था, ठीक है, कहाँ पर था, पूर्वी हिस्से में था, याद रखिएगा पूर्वी हिस्से से संबंधित है। और पाल वंश की स्थापना आपकी गोपाल ने किया था, किसने किया था, गोपाल। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो आपका धर्मपाल था। धर्मपाल को जानते हो, धर्मपाल वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, किसने करवाया था, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था, 12वीं शताब्दी के आरंभ में। तो इसका मतलब ये 12वीं शताब्दी कह सकते हैं कि आपके जैसे 11 के बाद जब स्टार्ट होता है तो आपकी 12वीं लग जाती है। तो इसके समय जो शासक था वो आपका कौन था, तोमर वंश चल रहा था, ठीक है, कौन सा, आपका तोमर वंश इस समय चल रहा था। मतलब कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में बात किया है तो दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, और इस वंश का शासक था आपका आरंभिक, जो कि 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, अनंगपाल था, कौन था, अनंगपाल, ठीक है, प्रारंभ में आपका अनंगपाल था। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग आ चुके हैं। तरफ से मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आप लोगों ने जो पृथ्वीराज पढ़ा है वही आपके शुद्ध जो आपके हैं पृथ्वीराज तृतीय ही थे, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ही थे। तो मोहम्मद गोरी किस वर्ष आपके पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे,
यहाँ पर सभी के सही जवाब हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा आपका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से आपको कह सकते हैं मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं 1192 में जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वीराज जो आपके तृतीय थे कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे, और यहाँ पर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था आपके मोहम्मद गोरी ने। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए अमीर खुसरो का जन्म आपका जो हुआ था वो आपके पटियाली, जो कि कहाँ पड़ता है आपके कासगंज जिले में। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपके कासगंज। ठीक है, पटियाली में हुआ था, और इन्हें उर्दू का मखड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और साथ में इन्होंने एक वर्ड बोला जाता है तूतिए हिंद। ठीक है, भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से भी आपके अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। समझ में आ गया ना? बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यहाँ पर 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर लौह और रक्त की नीति जवाब दीजिए भाई सभी लोग। राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल सही है। ये नंबर आपके बलबन ने, याद रखिए लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषता कार्य की थी, मतलब कि पहली सुल्तान का पद ईश्वर का प्रदान दिया होता है, अर्थात उन्होंने कहा था कि जो पद हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। दूसरी बात अगर बात करें तो सुल्तान का निरंकुश होना उसका आवश्यक है। ठीक है, बात सही है कि अगर सुल्तान अगर निरंकुश नहीं होगा तो प्रजा डरेगी कैसे, इसको मानना ये था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बलबन है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा, तो आपका अलाई दरवाजा जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है? ये है आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार अर्थात अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अली जो आपके थे कौन से, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट दरवाजा जो आपका है कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण लाल पत्थरों व संगमरमर से हुआ था। ठीक है, बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और कह सकते हैं कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, सभी लोग जवाब देते रहिए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है, अर्थात कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो कितना रहा है? 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका शासनकाल की अवधि रही है कौन सी? जवाब दीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब सही है, आपके 1296 से आपके 1300 कह सकते हैं 16 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शासनकाल रहा है वो आपका 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम होता है वास्तविक नाम अली गुरसप्पा। ठीक है, अली गुरसप्पा के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, और अगर आप पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, इतने बच्चे जुड़े हो। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर तुगलक वंश की नींव रखी थी किसने भैया? 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत कम बच्चों के जवाब आ रहे हैं। चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसने आपके कह सकते हैं कि आपके 1320 ईस्वी में आपकी स्थापना किया था तुगलक वंश की। ठीक है, और इसने क्या किया था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला, और गयासुद्दीन जो आपका था वो पहला शासक था। ठीक है, नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, लेकिन जाल जो बिछाया था वो आपके दूसरे थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां जो संबंधित था किस राजवंश से? ये जो संबंधित था आपके सैयद वंश से। याद रखिए सी नंबर आपका यहाँ पर सभी जवाब दे रहे हैं, सही है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, और यह 1414 से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, और 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ी स्पीड में रहेंगे भाई, आप लोग स्पीड में अगर जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट हम आपको जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या पूछे गए आपके यूपी ट्रिपल में, देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य जो आपका था नगर, ये किस नदी के किनारे स्थित था? आपके 4 ऑप्शन है, और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे। याद रखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर आपके कह सकते हैं हरिहर प्रथम व भुक्का राय प्रथम ने, जो 2 भाई थे, उन्होंने आपकी कब? तो आपके 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था।
समझ में आ गया। और वर्तमान में इसका देखा जाए नाम तो क्या है, हम्पी है। ठीक है, क्या है, हम्पी, इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता रहता है, बड़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए टफ हो सकता है, तुलु राजवंश, और ये किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ये आपके उसी समय, उसी कह सकते हैं दक्षिण भारत में ये आपके थे। तो तुलु आपके राजवंश की जो स्थापना किया था वीर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1505 ईस्वी में। कब किया था? 1505 ईस्वी में आपके वीर नरसिंह तुलुओं द्वारा आपकी की गई थी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी जवाब लगभग सही हैं, कुछ बच्चे स्किप भी कर रहे हैं। चलिए आंसर राइट है आपका बी, आपकी विजयनगर साम्राज्य, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भी भाग लिया करती थी। समझ में आया ना? कह सकते हैं कि चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य में आया तो इसमें से स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ था। समझ में आया ना? इनको शिक्षा पाने का अधिकार, समाज सेवा का अधिकार, संगीत, लोक नृत्य, ललित कलाओं का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार अर्थात कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में समान रूप प्रचलित था इस युग में। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए आपका मुगल वंश स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके मुगल वंश में हुमायूं और शेरशाह से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके हैं। चलिए तो राइट आंसर आप यहाँ पर सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर भाई आप नंबरिंग डालने के बाद ही जवाब दीजिए, समझ में आए। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और लेन पुल में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिकी मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? अर्थात कह सकते हैं कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे थे अकबर, उनको मुगल सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था? चलिए यहाँ पर सही जवाब है कालानौर में। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। कालानौर में इनकी कह सकते हैं राज तिलक करवाया दिया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया था। ठीक है, और इस समय अकबर की आयु देखा जाए तो लगभग आपकी 13 माह, कहीं कहीं 3 माह होता है, कहीं कहीं आपके 6 माह भी होता है, तो 13 माह लगभग 13 वर्ष 3 माह लगभग थी। ठीक है, और कह सकते हैं इस समय जो संरक्षक थे अकबर के वो आपके कौन थे? बैरम खां थे। सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ था? अर्थात भारत का पहला रुपया जो आपका था मुद्रा, ये प्रचलित हुआ था, ये किसके समय में प्रचलित हुआ था? 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी, याद रखिए अफगान शासक थे आपके शेर शाह सूरी। यह कह सकते हैं कि जो आपका प्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी जो था, इसके शासनकाल जो चला था वो 1540 से 1545 चला था। और भारत का पहला मुद्रा जो रुपया था इसी समय मुद्रित किया गया था, इन्हीं के समय। वजन कभी कभी पूछ लेता है कि इस रुपये का वजन कितना था, तो 178, ठीक है, ग्रे का आपका ग्रेन का ये बना था, जो कि एक चांदी का रुपया हुआ करता था। ठीक है, 178 ग्रेन का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये कब की थी? जवाब देते चलिए भाई। भूमि मापन की व्यवस्था राइट है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आपके शेर शाह सूरी ने, देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था आपकी किया था, और उस पैमाने का नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। अगर आपको आता जाता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि की मैप एक इकाई बनाई थी। ठीक है, चलिए, और इसकी 3 प्रकार की इकाइयाँ थी। कह सकते हैं कि एक उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, जो कि अकबर के समय से क्वेश्चन आपके आए हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद दिन किस नाम से प्रसिद्ध थे? अर्थात जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये भाई आपके जलालुद्दीन के नाम से आपके अकबर ही थे। ठीक है, अकबर का ही नाम आपका क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, बी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसे सब लोग अकबर के नाम से पुकारते थे। वैसे देखा जाए तो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, और यह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह भी था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन राइट आप बताइए।
तो द्वितीय युद्ध आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था कब? 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमू। ठीक है, और हेमू से क्वेश्चन एक निकल के आता है, तो ऐसा कौन सा शासक है जो कि कह सकते हैं कि 24 आपके युद्धों में भाग लिया था। जो आपका हेमू था वो बहुत ही शक्तिशाली था, 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें कह सकते हैं 22 में से विजय प्राप्त हुई थी। और हेमू की अगर बात करें तो हेमू जो आपका है वो 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये आपका लास्ट हिंदू शासक था जिसने कह सकते हैं 14वां नंबर का था, जो अंतिम समय में यह कह सकते हैं कि ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो आपका कौन है? तो आपका हेमू, जो कि 14वां नंबर का था। पहला आपका कौन था? पहला आपके गुप्त काल में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो आपके धारण किए थे, लेकिन यह अंतिम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला देखो, जितना नॉलेज मिल जाए उतना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कह रहा हूँ कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 3 का जवाब दीजिए यहाँ। तो देखिए कौन खाता है, यहाँ पर दिया ये कि अबुल फजल कह रहा है वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या सही है? तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो याद रखिए अकबर के वित्त मंत्री आपके राजा मानसिंह नहीं थे, ये एक सेनापति थे। ठीक है, क्या थे ये? सेनापति थे। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपका बी, ये आप कह सकते हैं ये मैच नहीं खा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था, किसने किया था, किसको किया गया था? 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर सही। सभी लोग आपके कमेंट धीमे हो गए, क्या बात है? 4 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, मियाँ तानसेन। ठीक है, मियाँ तानसेन जो थे वो आप कह सकते हैं ये आपके दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे अकबर के। समझ में आया? और अकबर के नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण ये भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करें कि क्वेश्चन आपका अगला है जो कि कह रहा आपसे बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? खाली स्थान भरना है आपको। बिल्कुल सिंपल जवाब है, सही है, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका अकबर, अर्थात बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ भैया? तो ये जो अनपढ़ था वो आपका था 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका अकबर ही, जो कि कह सकते हैं कि मुगल जो सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। और अकबर का जन्म हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत के जो कह सकते हैं राजा जो आपका है अमरकोट के किले में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये किला बनवाया गया था बुलंद दरवाजा का, जो कह सकते हैं उसका दरवाजा जो बनाया गया था बुलंद दरवाजा, वो किसकी विजय के उपलक्ष्य में? तो बुलंद दरवाजा जो विजय होती है वो गुजरात विजय के दौरान आपका बनवाया गया था। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना के साथ कराई गई। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? तो ये आलोचना जो किया है वो किसने किया है? जवाब दीजिए भाई सभी लोग स्पीड में। 7 का यहाँ पर जवाब आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल राइट आंसर बदायूनी। याद रखिएगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ठीक है, और उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किया था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 में किन के बीच? तो 8 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है, किस डेट को? तो 18 जून को। कब? 18 जून और 1576 को मेवाड़ के जो आपके महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिक तथा आसफ खान ने किया था। समझ में आया ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके जहांगीर से है। ठीक है, कहाँ से है? जहांगीर से क्वेश्चन है और इसी से हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं। इसका जवाब दीजिए कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल, जवाब दीजिए। और इसी प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा आपका मुगल से, क्योंकि औरंगजेब से क्वेश्चन बनते हैं, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं 100%। मतलब कि मुगल साम्राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कि स्थापत्य कला, चित्रकला, है ना, साहित्य के बारे में से बनते हैं। तो एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जहांगीर जो आपका शासनकाल, यहाँ पर सही जवाब बच्चों को आ चुका है। यहाँ पर ए नंबर 1605 से 1627 ईस्वी तक, क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था वो आपका कह सकते हैं 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था, है ना। सही है ना। अच्छा,
तो ये इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का भी नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, सलीम के नाम से जाना जाता था आपके जहांगीर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए